नमस्कार। आज हम कार्यालय भाषा यानी कि कार्यालय हिंदी के बारे में जानेंगे कि कार्यालय चाहे वह सरकारी हो, गैर सरकारी हो, उसमें काम-काज के लिए जो प्रयुक्त होने वाली जो हिंदी है, उसे कार्यालय हिंदी कहते हैं। तो आज हम कार्यालय हिंदी के बारे में जानेंगे। कार्यालय हिंदी के बारे में जानने से पहले कार्यालय के अर्थ को जानते हैं कि कार्यालय हिंदी का अभिप्राय उस हिंदी से है जिसका प्रयोग सरकारी कार्यालयों में काम-काज या दैनिक कार्यों के लिए, या दूसरे शब्दों में हम कहें कि जिसका प्रयोग वाणिज्यिक, पत्राचार, प्रशासन, व्यापार, चिकित्सा, योग, संगीत, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी जैसे संस्थान में होता है, उसे कार्यालय हिंदी या कामकाजी हिंदी के रूप में हम देखते हैं। वहीं अगर दूसरे उसमें देखें अर्थ में, तो राष्ट्र के सरकारी, गैर सरकारी या अर्ध सरकारी संगठनों में, संस्थानों में जितने भी समुदाय हैं अथवा कार्य हैं, शासकीय प्रशासन है, शासकीय कामकाज को निपटाने के लिए जो भी केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकार अथवा उसके अधीनस्थ या उससे जो भी संबंध आयोग है या निगम है, नगर पालिकाएं हैं, निकाय हैं, उन सभी के जितने भी उपक्रम हैं, उनसे क्या होता है, हिंदी भाषा के जो जिस रूप और शैली का प्रयुक्तियों का प्रयोग होता है, वह हम कार्यालय हिंदी उसे हम कह सकते हैं। तो ये एक तरह से कार्यालय हिंदी का अर्थ जिसको हम सामान्य रूप में देख सकते हैं। अब हम कार्यालय हिंदी को किन विभिन्न नामों से जो है उसको जाना जाता है। कहीं पे कार्यालय हिंदी के लिए कामकाजी शब्द का इस्तेमाल होता है, कहीं पे प्रशासनिक हिंदी शब्द का प्रयोग किया जाता है, कहीं पे राजकाज की हिंदी के भाषा के रूप में जो है कार्यालय हिंदी को जाना जाता है, या सरकारी कामकाज की हिंदी के रूप में भी जाना जाता है, और एक प्रयोजन मूलक हिंदी के रूप में कार्यालय हिंदी के लिए जो है अलग अलग नाम जो है हम इसको देख सकते हैं। अलग अलग नामों से कार्यालय हिंदी को जाना जाता है। अब कार्यालय हिंदी के अगर हम परिभाषा की बात करें, जो विभिन्न विद्वानों के द्वारा अलग अलग समय पे जो है दिया गया है, तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि डॉक्टर D.K. जैन का मत है कि वह हिंदी जिसका दैनिक व्यवहार या पत्राचार, वाणिज्य, व्यापार, प्रशासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, योग, संगीत, ज्योतिष, रसायन शास्त्र आदि क्षेत्रों में जो प्रौद्योगिकी के उसमें है जिसका प्रयोग किया जाता है, उसे कार्यालय हिंदी या कामकाजी हिंदी कहा जाता है। डॉक्टर D.K. जैन की पुस्तक है प्रयोजन मूलक हिंदी, उसी में इन्होंने यहाँ जो है कार्यालय हिंदी की परिभाषा दी है। और इसके अलावा हम डॉक्टर उषा तिवारी की अगर भाषा की बात करें, उनका मानना है कि सरकारी कामकाज में प्रयुक्त होने वाली भाषा को प्रशासनिक हिंदी या कार्यालयीन हिंदी कहा जाता है। हिंदी का वह स्वरूप जिसमें प्रशासन के काम में आने वाले शब्द, वाक्य अधिक प्रयोग में आते हैं, उसे कार्यालयीन हिंदी कहा जाता है। वहीं रमेश तरुण के अनुसार कार्यालय हिंदी समान रूप से वह हिंदी है जिसका प्रयोग कार्यालयों के दैनिक कामकाज में व्यवहार में प्रयोग होने वाले हिंदी से किया जाता है। अगर हम इन तीनों परिभाषाओं पे गौर करें, तो हम देखते हैं कि डॉक्टर D.K. जैन के अनुसार जो है यह परिभाषा कार्यालय के कार्य क्षेत्र को देखते कि अत्यंत विस्तृत रूप में दिखाते हैं कि कार्यालय की जो हिंदी है उसके दैनिक व्यवहार होता है, चाहे पत्राचार है, वाणिज्य, व्यापार, प्रशासन, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें कि हम देखते हैं कार्यालय हिंदी का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो डॉक्टर D.K. जैन की जो परिभाषा है वह एक विस्तृत जो कार्यालय हिंदी के क्षेत्र है उसको हमें दिखाते हैं, जबकि उषा तिवारी का है कि वह केवल सरकारी कार्यालयों में प्रयोग की जाने वाली भाषा तक ही इस तकनीक जो कार्यालय हिंदी को वो रख देते हैं। तो ये एक सीमित मात्रा में भाषा जो है उसकी परिभाषा दी गई है। वही रमेश तरुण के अनुसार देखें तो इन्होंने भी कार्यालय हिंदी में जो सामान्य रूप से जिसका प्रयोग हम दैनिक कामकाज में करते हैं, वहीं तक के व्यवहार को इन्होंने कार्यालय हिंदी के उसमें सीमित कर दिया, जबकि कार्यालय हिंदी के क्षेत्र जो है वो व्यापक है। जो डॉक्टर D.K. जैन की जो परिभाषा है उससे वह साफ स्पष्ट। कार्यालय हिंदी के यदि हम क्षेत्र की बात करें, तो हम उसमें देखते हैं कि किस तरह से जो है कि संवैधानिक प्रावधानों में जो कार्यालय हिंदी के क्षेत्र अधिकार संबंधी जो राजभाषा नियम 1976 में स्पष्ट किया गया है कि भारत के सभी राज्यों को जो है 3 राज्यों क्षेत्र में बांटा जाएगा, क्षेत्र क, क्षेत्र ख
और क्षेत्र ग के अनुसार जो है इसको बांटा गया है, जिसमें क्षेत्र क में देखते हैं कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य हैं। तो ख क्षेत्र में पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आदि शामिल हैं। वहीं ग क्षेत्र में हम देखते हैं कि से सभी प्रदेश एवं संघ शासित प्रदेश जो है, क्षेत्र जो है वह क्षेत्र ग के अंतर्गत आते हैं। यदि हम इन क्षेत्रों को देखें तो भारत के सभी राज्य इसमें समाहित है, इसलिए कुछ जो राज्य हैं जो बाद में बटे हैं, जैसे कि क्षेत्र क की बात करें तो हम इसमें उत्तराखंड व छत्तीसगढ़ को भी इसमें मानेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड जो बाद में अलग हुए राज्य थे वह भी अपने अपने वर्गों के अंतर्गत ही अभी तक बने हुए हैं। चूंकि यह हिंदी प्रदेश क्षेत्र है क्षेत्र क में, तो राजस्थान के साथ साथ हम देखते हैं यहाँ पे उत्तराखंड व जो छत्तीसगढ़ है वो भी क्षेत्र क के अंतर्गत आते हैं। इन क्षेत्रों में बात करें तो सरकारी कामकाज की जो भाषा है पूर्णतः वह हिंदी ही होती है, लेकिन यदि वे किसी अन्य वर्ग या राज्य संघ शासित प्रदेशों से पत्र व्यवहार करते हैं तो उनको अंग्रेजी पत्रों के साथ साथ हिंदी अनुवाद भी, एक तरह से अनिवार्य रूप से इनको हिंदी अनुवाद भी भेजना होता है। यदि क्षेत्र क से ख या ग में हम करते हैं पत्र व्यवहार तो उसके साथ साथ क्या होगा, अंग्रेजी अनुवाद भी अवश्य ही भेजना होगा। यदि हम ख क्षेत्र की बात करते हैं तो ख क्षेत्र के किसी भी अगर राज्य या संघ राज्य जैसे द्वारा किसी भी व्यक्ति कार्यालयों को हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी में भी पत्र भेजना इनके लिए अनिवार्य है, तो यह ख क्षेत्र के लिए है। और ग क्षेत्र यानी कि इसमें जो केंद्र सरकार द्वारा भेजे जाने वाले सभी पत्र जो है वह अंग्रेजी में होंगे, या ग क्षेत्र के लिए जो है अनिवार्य। इस तरह से हम देखते हैं कि कार्यालय हिंदी का जो क्षेत्र है वह राजभाषा अधिनियम 1976 के अंतर्गत जितने भी नियम और जो भी उनके अनुसार राज्य बांटे गए हैं उनके अनुसार ये अभी तक पूर्णतः जारी है। भले ही कार्यालय हिंदी के क्षेत्र जो है उसमें व्यापक रूप में हम देखते कि एक तरह से राज्य समाहित है, लेकिन कहीं ना कहीं इन राज्यों के नियम और जो है उनके कार्यालय हिंदी के प्रयोग वो 1976 के अंतर्गत है, और उसमें जो नियम है उसी के अनुसार हम देखते हैं कि जो क्षेत्र क है, ख है, ग आपस में एक दूसरे से किस तरह से व्यवहार करते हैं उसके भी नियम लिखे गए हैं, और उसी के अनुसार कार्यालय हिंदी के क्षेत्र जो है विभाजित किए गए हैं। अब हम देखेंगे कि सामान्य हिंदी तथा कार्यालय हिंदी में अंतर किस तरह से है, इन दोनों के बीच जो है कि अंतर को हम किस तरह से देखते हैं कि इनको हम बहुत सारे स्तरों पर हम देख सकते हैं कि जो एक समान हिंदी है जो हम आम बोलचाल में प्रयोग करते हैं, और एक कार्यालय हिंदी है जो कार्यालय में एक तरह से पारिभाषिक शब्दावली के रूप में प्रयोग होता है, उन सब से किस तरह से जो है ये अंतर है। तो हम पहले सर्वप्रथम देखेंगे कि संपर्क भाषा के स्तर पर जो है इनमें विभिन्नता पाई जाती है। अगर हम सामान्य हिंदी की बात करें तो हम इसमें देखेंगे कि सामान्य हिंदी में जो है एक व्यवहार की भाषा, ये अपने अपने व्यवहार की भाषा, इसमें हम देख सकते हैं कि इस भाषा का प्रयोग सामान्यतः जो व्यक्ति है वो अपने दैनिक क्रियाकलापों में करता है, उसके लिए जो है वो सामान्य हिंदी एक संपर्क भाषा के रूप में अभिव्यक्त करता है अपनी बातों को, अपनी अभिव्यक्ति को सहज रूप से संप्रेषित करने के लिए समाज जो है व्यक्ति वह सामान्य हिंदी की सरल शब्दावली का चयन करता है। जबकि कार्यालय हिंदी की अगर हम बात करें तो संपर्क भाषा के रूप में इसका प्रयोग जो है नहीं किया जाता। कार्यालय हिंदी एक शासक वर्ग की भाषा है, इसका प्रयोग सरकारी, अर्ध सरकारी और अन्य क्षेत्रों में किया जाता है। समान तौर पर यदि कार्यालय में सरकारी के विभागीय कार्यवृत्ति का विवरण भी होता है तो सरकार द्वारा उचित दिशा निर्देशों को जारी करना, विभिन्न सरकारी नियमों का सर्वमान एक तरह से संज्ञा देता है। विभिन्न मंत्रालयों और इनके बीच जो संपर्क स्थापित होता है उसके लिए जो है कार्यालय हिंदी का प्रयोग किया जाता है। इसलिए संपर्क भाषा के स्तर पर भी सामान्य हिंदी और कार्यालय हिंदी में जो है व्याप्त अंतर हमें दिखाई देता है, और इस अंतर को समझने के लिए हम और अधिक चीज़ों पे बात करेंगे कि किस तरह से जो है किन किन बिंदुओं पर जो है सामान्य हिंदी और कार्यालय हिंदी में
अंतर को हम देख सकते हैं। एक तो है भावनात्मक स्तर पर, जहाँ पे हम देखते हैं कि सामान्य हिंदी में जो है भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए एक साधारण हिंदी का प्रयोग किया जाता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी भावना में है, भावों को अभिव्यक्ति के लिए वो समान हिंदी शब्दों का प्रयोग करता है, जिसमें हम समाज में जो व्यक्ति है वो अपने क्रोध, घृणा, आक्रोश, देशभक्ति और विद्रोह का प्रयोग जो करते हैं, वो लोगों की आवश्यकता के अनुसार जो है वो अपने करते हैं। तो यह कार्यालय हिंदी में नहीं है बल्कि सामान्य हिंदी के उसमें आते हैं। तो भावनात्मक स्तर पर जो हम देखते हैं कि सामान्य हिंदी में जो है व्यक्ति अपने अभिव्यक्ति अपने भावों के किस प्रकार कर सकता है, वह जो है सामान्य हिंदी के अनुसार ही करता है। वहीं अगर हम देखें कि जो है कार्यालय हिंदी में तो क्या करता है, तो कार्यालय हिंदी में जो सामाजिक या भावनाओं की जो व्यक्ति करता है वो क्या करता है, संबंधित नहीं होता उसमें भावनाओं के व्यक्ति। कोई भी कार्यालय की सूचना ही होता है तो उसमें ये भावनाएं संबंधित नहीं होती है। यह सामाजिक के विचारों को अभिव्यक्ति देता है। यह केवल सरकार के कामकाज और उसकी सूचना के संचार का ही आधार होता है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो भावना है वह सरकारी कार्यालय उसमें अभिव्यक्ति में नहीं होती, कार्यालय हिंदी में। तो इसीलिए जो है भावनात्मक का स्तर जो है एक तरह से इसमें नहीं दिखाई देता है। तो ये है आपका एक तरह से भावनात्मक स्तर पर अंतर हम देख सकते हैं कि किस तरह से जो सामान्य हिंदी और कार्यालय हिंदी में भावनात्मकता के स्तर पर जो है अंतर दिखाई देता है। फिर भाषिक संरचना के स्तर पर जिस तरह से हम सामान्य हिंदी आपस में बातचीत करते हैं, सामान्य हिंदी के उसमें तो हम देखते हैं उसमें कृत्यवाची का प्रयोग हम अधिक करते हैं, जबकि यदि हम भाषिक संरचना के उसमें कार्यालय हिंदी को उसमें करें तो उसमें कर्मवाच्य को ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, कर्मवाच्य को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया जाता है। फिर यदि हम प्रयोग क्षेत्र के आधार पर बात करें कि प्रयोग क्षेत्र के आधार पर किस तरह से जो है हम देखते हैं कि इसका प्रयोग किया जाता है समान हिंदी का, तो समान हिंदी का एक तरह से प्रयोग क्षेत्र हम पहले भी बात कर चुके हैं कि समान हिंदी का जो क्षेत्र है वो एक अत्यंत व्यापक है। समाज के प्रत्येक वर्ग द्वारा बोली जाती है सामान्य हिंदी, चाहे वो शिक्षित हो अशिक्षित हो, प्रत्येक वर्ग या व्यक्ति समान हिंदी का प्रयोग अपने अपने क्षेत्र में करता ही है। विभिन्न क्षेत्रों में सामान्य हिंदी में क्षेत्रीयता का प्रभाव विलक्षित होता है। कई सारे जो राज्य है हमारे उसमें, भले वो बिहार हो, झारखंड हो, हरियाणा हो, इन सभी में हम देखते हैं कि उनकी जो अपनी बोली क्षेत्र है वह भी किस तरह से जो है हिंदी में समाहित हो जाती है। तो क्षेत्रीयता का जो प्रभाव लक्षित होता है तो उस क्षेत्र का प्रयोग भी हम देखते हैं कि हिंदी के प्रयोग में किस तरह से बढ़ावा देता है। तो अपने क्षेत्र की बोलियों की शब्दों को सहजता से जो है सामान्य हिंदी अपने अंदर स्वीकार कर लेता है, अपने अंदर समाहित कर लेता है, जिससे कि जो सामान्य हिंदी का जो क्षेत्र है वह बढ़ जाता है। और सामान्य हिंदी मूल रूप से विभिन्न बोलियों का एक तरह से समुच्चय है, इसलिए सामान्य हिंदी लगातार विकसित भी हो रही है। तो प्रयोग के स्तर पर हम देखते हैं कि सामान्य जो हिंदी है वह किस तरह से जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रों में बोली जाती है, क्योंकि विभिन्न प्रकार की जो बोलियां हैं हमारे राज्यों में, हमारे देश के सभी राज्यों में, वह कहीं ना कहीं हिंदी में जो है अपने आप को समाहित कर लेती है और हिंदी सभी को अपने अंदर स्थान देकर जो है अपना क्षेत्र बढ़ा लेती है। इसी तरह अगर हम कार्यालय हिंदी की बात करें तो कार्यालय हिंदी में कार्यवृत्त जो कार्य करने की जो है वो अपनी एक विशिष्ट भाषा होती है। ठीक है, कार्यालय हिंदी की अपनी एक पारिभाषिक शब्दावली है, अपने हर शब्द काम के लिए, हर दायित्व के लिए उनकी अलग भाषा है। तो इस तरह की जो शब्द है, विशिष्ट भाषा है, वह कार्यालय हिंदी में प्रयुक्त होता है। कार्यालय प्रयुक्तियों की भाषागत संरचना और उसकी शाब्दिक अन्विति द्वारा ही कार्यालय का कार्य सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। इसके शब्दों में आपको देखेंगे कि कोई परिवर्तन संभव नहीं होता। अगर कार्यालय के शब्द में परिवर्तन अगर होने लगे, अगर एक शब्द के हमें 3-4 अर्थ आने लगे तो हम समझ जाएंगे कि कार्यालय की जो सूचना है या बाकी जो पत्राचार का माध्यम है वह जो है पहुंचाने में, संदेश पहुंचाने में, सूचना पहुंचाने में असमर्थ है। तो इसलिए हम देखते हैं कि इसमें परिवर्तन संभव नहीं होता है। इसमें प्रयोग में लिए जाने वाले शब्द पारिभाषिक शब्द होते हैं। यह प्रत्येक क्षेत्र और प्रत्येक स्थान पर एक रूपता का निर्वाह करता है। सामाजिक चाहे जिस भी क्षेत्र या राज्य का क्यों न हो, उसके अगर कार्यालय हिंदी का प्रयोग करना है तो कार्यालय हिंदी में उसे परिवर्तन नहीं करना होता है, ना ही उसको कार्यालय हिंदी अपने अंदर समाहित करता है। तो इस स्तर पर हम देख सकते हैं कि प्रयोग के स्तर पर, प्रयोग के क्षेत्र के आधार पर किस तरह से जो है कार्यालय हिंदी और सामान्य हिंदी में हमें अंतर दिखाई देता है। ठीक है, फिर आगे अगर हम देखते
हैं तो विभिन्न स्तर पर और भी हमें बहुत अंतर दिखाई देता है, लेकिन इसको हम देखते हैं अलंकारिता के स्तर पर किस तरह से जो है सामान्य हिंदी और कार्यालय हिंदी में अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। सामान्य हिंदी में हम देखते हैं कि आम नागरिक अपने लोक के मुहावरों, लोकोक्तियां और व्यंजनात्मक शब्दों का प्रयोग करता है। इतना ही नहीं, सामान्य हिंदी में हम देखते हैं तो अलंकारिक और लाक्षणिकता का प्रयोग भी सहज ही दिखाई देता है, जबकि कार्यालय हिंदी में इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। कार्यालय हिंदी में लक्षणा या व्यंजना का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है, क्योंकि यह सूचना प्रदान होता है। सूचना प्रदान होने में अगर हमने लोकोक्तियों या मुहावरों का प्रयोग कर दिया, जो सूचना है, जो ध्येय है किसी को सूचना देने का, जिस काम का, जिस कार्य का, वह ध्येय जो है स्पष्ट नहीं होगा तो सूचना का कोई महत्व नहीं रहेगा। इसलिए सूचना प्रदान होने के कारण इसमें मुहावरों, लोकोक्तियों या अलंकारिकता का प्रयोग पूरी तरह से निषेध है, इसमें इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। वहीं देखते हैं कि औपचारिक और अनौपचारिक स्तर पर कि सामान्य हिंदी हम देखते हैं पूर्णतः एक तरह से अनौपचारिक होती है और इस पर अन्य भाषाओं और बोलियों का प्रभाव सहज रूप से पड़ता है, इसलिए सामान्य हिंदी को उन्मुक्त और स्वच्छंद भाषा भी कहा जाता है। जबकि कार्यालय हिंदी पूर्णतः औपचारिक होती है। इस हिंदी का प्रयोग कार्यालय में विभिन्न विषयों की सूचना पहुंचाना होता है। वह भाषा के संरचनाओं के भीतर ही रहकर जो है अपना कार्य करती है। कार्यालय हिंदी अपने अंदर किसी भी तरह के बदलाव और परिवर्तन को स्वीकार नहीं करती है और वह अपने औपचारिकता के उस पर चलती रहती है। इस तरह से हम देखते हैं कि कार्यालय हिंदी और सामान्य हिंदी में किस तरह की जो विभिन्नता है, चाहे वो प्रयोग के स्तर पर हो, चाहे वो अलंकारिकता के स्तर पर हो, चाहे वो भाषा के स्तर पर हो, चाहे वह प्रयोग क्षेत्र के व्यापक उस पे क्षेत्र पे हो, तो इस तरह के जो हम देखते हैं सामान्य हिंदी और कार्यालय हिंदी में हम अंतर देखते हैं। चाहे संवेदनाओं की अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में देखते हैं तो उसमें भी हमें दिखाई देता है कि जो संवेदनाओं की अभिव्यक्ति है वह किस तरह से जो सामान्य हिंदी और कार्यालय हिंदी में हमें अलग अलग दिखाई देता है। आगे हम देखते हैं कि कार्यालय हिंदी के जो है वो पत्राचार के विविध रूप किस प्रकार से जो है वो करते। कार्यालय पत्राचार की अगर हम विविध रूप की बात करें तो कार्यालय में जो पत्राचार है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कार्यालय में प्रयुक्त होने वाले पत्र हो, चाहे कोई भी पत्र हो, ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा संबद्ध मंत्रालयों द्वारा सरकारी, राजकीय एवं शासकीय कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए लिखे जाने वाले पत्र होते हैं। इसलिए इसका प्रयोग जो है और इसका जो ध्येय है, इसका जो महत्वपूर्ण है, वो एक तरह से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कार्यालय में पत्राचार के विविध रूप। तो इसमें हम देखते हैं कि कार्यालय पत्रों का प्रयोग जो है कार्यालय के दैनिक कार्यों का नियोजन, संयोजन, संचालन, नियंत्रण, एक दूसरे से समन्वय स्थापित करने, संदेश, निर्देश, आवेदन, मंजूरी, स्पष्टीकरण आदि हेतु जो है कार्यालय में कार्यालय पत्राचार का जो है प्रयोग किया जाता है। तो हम एक तरह देख सकते हैं कार्यालय के जो विभिन्न लक्ष्य हैं, जो विभिन्न प्रयोजन हैं, उसके विभिन्न जो है कार्य है, उसके लिए सूचनाओं को पहुंचाने के लिए कार्यालय के पत्राचार के एक विविध रूप है, जिसमें हम अलग अलग माध्यम से अलग अलग सूचनाओं को अलग अलग कार्यालय में हम पहुंचा सकते हैं, जिसका कि प्रमुख उद्देश्य रहता है एक दूसरे के बीच संबंध स्थापित करना। किस तरह की सूचनाओं के माध्यम से हम एक तरह संप्रेषण का माध्यम होता है, अलग अलग पत्राचार के माध्यम से हम एक कार्यालय की सूचना दूसरे कार्यालय तक पहुंचा सकते हैं। तो कार्यालय पत्राचार के बहुत सारे रूप है, जिनमें से हम कुछ रूप को आज जानेंगे कि पहला है पत्र। सर्वप्रमुख जो है पत्र है। पत्र कई तरीके के होते हैं, जैसे हम व्यावसायिक पत्र लिखते हैं, अर्ध सरकारी पत्र, सरकारी पत्र, इन सभी के माध्यम से जो हम कार्यालय के पत्राचार के रूप में जो है पत्र का एक महत्वपूर्ण स्थान है। फिर ज्ञापन है, परिपत्र है, अशासनिक पत्र है, इसी तरह के और भी बहुत सारे बिंदु हैं जिनको हम देखेंगे कि
किस तरह से कार्यालय पत्राचार के रूप में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कार्यालय में हम देखेंगे कि किसी वस्तु की अगर खरीद बेच की सूचना देना हो या न्यूज़पेपर में देना, प्रेस में देना हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, निविदा शब्द का प्रयोग करते हैं। हम निविदा जैसे पत्राचार का इसमें हम प्रयोग करते हैं। फिर अधिसूचना जारी करते हैं, कार्यालय पत्राचार के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर पृष्ठांकन है। फिर देखते हैं कि इन सारी सूचनाओं में क्या होता है, एक तरह से हमें रिमाइंडर कराने की ज़रूरत पड़ती है। हम कई बार होता है कि एक दो सूचना दे देते हैं, उसके बाद भी जो है हमारे पास जो है कोई जवाब नहीं आ पाता है, कोई जो है संतोषपरक, तो फिर हम एक तरह से अनुस्मारक भेजते हैं, एक रिमाइंडर भेजते हैं। तो यह भी पत्राचार के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण रोल है कि किस तरह से जो है हम पत्राचार के माध्यम से जो है कार्यालय पत्राचार के विविध रूप के उसमें हम अनुस्मारक का प्रयोग करते हैं। फिर कार्यालय के पत्राचार के लिए विविध रूप के उसमें हम संकल्प का प्रयोग करते हैं, प्रेस विज्ञप्ति का प्रयोग करते हैं, आवेदन का प्रयोग करते हैं और घोषणा इत्यादि आदि का प्रयोग करके हम कार्यालय के पत्राचार के उसमें जो विभिन्न माध्यमों से हम कार्यालय के पत्राचार को हम सुचारू रूप से चलाते हैं। फिर हम देखते हैं कि किस तरह से आज जो कार्यालय हिंदी और अनुवाद है उसके बारे में समझेंगे कि कार्यालय हिंदी में अनुवाद जो है वो कितना महत्वपूर्ण है और कितना आवश्यक हो जाता है कार्यालय हिंदी में अनुवाद की होता है। कार्यालय हिंदी के लिए जो हम सर्वप्रथम देखेंगे कि कार्यालय हिंदी को अलग अलग क्षेत्रों में जो बांटा गया है, चाहे वो क क्षेत्र हो जिसमें कि हिंदी भाषी जो क्षेत्र हैं, बिहार, हरियाणा, ये सब क्षेत्र आते हैं, और हिंदी ख के अंतर्गत जो है कि गुजरात, महाराष्ट्र, जहाँ पे कि हिंदी कम बोली जाती है, ख क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और जो ग क्षेत्र है जहाँ पे हिंदी ना के मात्रा में बोली जाती है, यानी कि आप देखेंगे तमिलनाडु, केरल, तो इन 3 क्षेत्रों के आधार पर जो क क्षेत्र, ख क्षेत्र और ग क्षेत्र बांटा गया है, उसमें जो है अनुवाद के माध्यम से किस तरह जो है कार्यालय हिंदी में जो है अनुवाद का महत्व बढ़ता है। किस तरह हम देखते हैं कि क क्षेत्र के लिए जहाँ पे है हिंदी में कोई भी सूचना जो कि कार्यालय, दफ्तर, राजभाषा के रूप में जो जाने जाता है, उसके लिए हिंदी में सूचना निकालना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। लेकिन वहीं ख क्षेत्र के लिए देखते हैं जो भी कार्यालय अगर किसी केंद्र सरकार या दूसरे राज्य में कोई सूचना जारी करता है तो उसे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी का अनुवाद करना भी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है या अनिवार्य है। ग क्षेत्र के लिए भी आवश्यक है कि आप किसी भी भाषा में अगर सूचना निकाल रहे हैं तो आपके लिए अनुवाद का माध्यम अपनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अनुवाद के माध्यम से ही आप अपनी बात जो है दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। अनुवाद करते समय हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम कोई कार्यालय अनुवाद करते हैं तो कार्यालय अनुवाद में 3 तरह के अनुवाद होते हैं। एक तो संवैधानिक अनुवाद, कि संविधान के कार्यालय हिंदी के अनुवाद की बात करें तो कार्यालय हिंदी के अनुवाद के 3 प्रकार से हम देख सकते हैं। एक तरह से जो संवैधानिक अनुवाद है या तकनीकी सामग्री का अनुवाद है या दैनिक महत्व की जो सामग्री का है उसका अनुवाद जो है कार्यालय हिंदी के अंतर्गत किया जाता है। सरकारी कार्यालयों में प्रशासन एवं उसके परिचालन के लिए अति व्यापक जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका होती है अनुवाद के, तो अनुवादक को भी इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण और सतर्क रहना आवश्यक
आवश्यक होता है कि हम इसके संदर्भ में देखेंगे कोई भी अगर अनुवादक कार्यालय अनुवाद संबंधी कोई भी शब्दों का या तकनीकी सामग्रियों का अनुवाद कर रहा है तो उसे उस शब्दों संबंधित या उस संदर्भ संबंधित जो है पूरी जानकारी होना एक तरह से अनिवार्य हो जाता है। कार्यालय हिंदी की बात करें तो हम कार्यालय अनुवाद में जो शब्द प्रयुक्ति के स्तर पर है उसकी बारीकियों की ओर जो है उचित ध्यान देना भी बहुत आवश्यक है, चाहे वो हम संवैधानिक अनुवाद कर रहे हों या कार्यालय के किसी भी तकनीकी सामग्री संबंधी कोई भी शब्द अगर हम अनुवाद कर रहे हैं या पारिभाषिक शब्दों का ही अगर हम अनुवाद कर रहे हैं तो उसके लिए अनुवाद संबंधी जो है ध्यान देना भी बहुत ही आवश्यक है। तो इसी